डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज आपसे कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, इसमें मोनोसेक्राइड्स के ऊपर आपसे विस्तृत बात करने जा रही हूँ। कल हमने कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक संगठन साथ ही इसका वर्गीकरण देखा था। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, यह इकाई 2 का दूसरा टॉपिक है। जब हमने कल वर्गीकरण की शुरुआत की थी, तो मैंने आपको बताया था कि इसको 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एक है भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर इसे शर्करा और अशर्करा में विभाजित किया है और इसको विस्तृत रूप से हम कल देख चुके हैं। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर इसे मोनोसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड्स में और पॉलीसेक्राइड्स में विभाजित किया गया है और इसकी आज हम बात करेंगे, जिसमें डिटेल में हम बात करेंगे मोनोसेक्राइड। अब हम बात करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की, और जो कि इस चित्र में यहाँ पे बताया गया है। ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, यह विस्तृत रूप से दिया गया है। यह आपकी नॉलेज के लिए है। नॉलेज या जानकारी वर्ड में इसलिए बोल रही हूँ कि आपके कोर्स में आपको ये क्लासिफिकेशन याद नहीं करना है, पर आप कभी भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। तो मोनोसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। मोनो का मतलब है शर्करा का एक अणु होना, जिसको कि मैं आगे आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगी। यहाँ पर जो मोनोसेक्राइड्स को फर्दर से सब डिवाइड करा हुआ है या सब डिवीजन किया हुआ है, वह हम समझते हैं। ट्रायोज का मतलब होता है जिसमें कार्बन के 3 अणु उपस्थित होते हैं और जिसका उदाहरण है ग्लिसरॉल्डिहाइड। टेट्रोज का मतलब होता है जिसके अंदर कार्बन के 4 अणु उपस्थित होते हैं और इसका उदाहरण है एरिथ्रोज। पेंटोज का मतलब होता है जिसमें कार्बन के 5 अणु उपस्थित होते हैं और इसका उदाहरण है राइबोज शुगर या जेलुलोज शुगर। हेक्सोज, जिसको कि हम विस्तृत रूप से आपके कोर्स में पढ़ेंगे, और यह पोषण की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड होता है, यानी जिसमें कार्बन की संख्या 6 होती है और इसे ग्लूकोज या फ्रक्टोज इसके उदाहरण स्वरूप दिए हुए हैं। हेप्टोज के अंदर उदाहरण दिया है सेडोहेप्टुलोज का और इसके अंदर कार्बन के 7 अणु उपस्थित होते हैं। अब हम ओलिगोसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं। ओलिगोसेक्राइड्स जो होता है वो मोनोसेक्राइड्स के 2 या 2 से लेके 10 तक के अणु जुड़ने से बना हुआ होता है ना। जब मोनोसेक्राइड के 2 या 2 से लेके 10 तक के अणु जुड़ेंगे तो उसे ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं, और ये कल मैंने आपको समझाया था और इसका उदाहरण दिया था डेक्स्ट्रीन, कि जब हम रोटी को सेकते हैं तो स्टार्च जो होता है वो टूट जाता है और डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को डेक्स्ट्रीनाइजेशन कहा जाता है। हमारे शरीर में भी जब हम स्टार्च खाते हैं तो सबसे पहले एंजाइम की क्रिया से वह डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट होता है और फर्दर दूसरी चीजों में उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है, जो कि ग्लूकोज कही जाती है, उसमें बदलता है। अभी हम बात कर रहे हैं डाइसेक्राइड की। डाई का मतलब होता है द्वि, है ना। तो यानी 2 अणु मोनोसेक्राइड के मिलके और डाइसेक्राइड्स का निर्माण करते हैं। यहाँ पर सुक्रोज और माल्टोज 2 इसके उदाहरण दे रखे हैं। ट्राइसेक्राइड का मतलब होता है जिसमें कि 3 अणु मोनोसेक्राइड्स के जुड़े हुए हैं और यह जुड़ के आपका निर्माण कर रहे हैं ट्राइसेक्राइड्स का, और इसका उदाहरण दे रखा है रेफिनोज। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे की, जिसका नाम है पॉलीसेक्राइड्स। पॉली यानी अनेक, है ना, यानी अनेक मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ के पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण करते हैं और इसमें 2 तरह के पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड यानी जो संरचना बनाते हैं, जैसे सेल्यूलोज। पेड़ पौधों की संरचना बनाने में इनकी मुख्य भूमिका होती है। एक होता है स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, मतलब संग्रहण किस फॉर्म में किया जा रहा है हमारे शरीर में इसका। इसका उदाहरण होता है स्टार्च।
पौधों के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है और मनुष्य या जंतुओं में कह दो यह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। अब हम आते हैं जो क्लासिफिकेशन आपको एग्जाम के लिए याद रखना है उस क्लासिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पर समझाया है कार्बोहाइड्रेट को हम दो तरह की शुगर बोलते हैं जनरली। हमारे मुंह से बार बार निकलता है सरल शर्करा या सिंपल शुगर्स, कॉम्प्लेक्स शर्करा या आपका जटिल शर्करा, है ना। तो व्हाट इज दिस? तो यही चीज यहाँ पे समझाई हुई है कि सिंपल शुगर्स के अंदर हम दो चीजों को लेते हैं, एक होता है मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स। बच्चों इनके हिंदी और इंग्लिश में नाम यही है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है पॉलीसेक्राइड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले हमने तीन चीजों में बांटा है, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में। मोनो और डाई को हम सरल शर्करा कहते हैं और पॉलीसेक्राइड को हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स शुगर कहते हैं। मोनोसेक्राइड्स में जो आपको तीन शर्करा पढ़नी है वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, जबकि डाइसेक्राइड्स में आपको पढ़नी है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। इसी तरह से पॉलीसेक्राइड्स में हम पढ़ेंगे स्टार्चेस, फाइबर के अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन आदि, और मानव के अंदर जो स्टोरेज फॉर्म पाई जाती है जिसे कि हम ग्लाइकोजन कहते हैं, यह शुगर को हम पढ़ेंगे। तो ये तो हुआ कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कि कार्बोहाइड्रेट को हमने मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में विभक्त किया है। मोनो में हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में बांटा है, जिसको कि हमने विस्तृत रूप से पढ़ना है। डाई में माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज में बांटा है और पॉली में स्टार्चेस, फाइबर्स और ग्लाइकोजन में बांटा है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मोनोसेक्राइड्स के ऊपर विस्तृत रूप से। हम अब आते हैं मोनोसेक्राइड्स के ऊपर। मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं यह कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज का सबसे सरलतम रूप होता है, सबसे सिंपल रूप जो होता है, क्या कहेंगे बच्चों से हम, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स और इसे हम कहते हैं एग्जॉस्ट शर्करा या हेक्सॉस शुगर कहा जाता है। मोनोसेक्राइड जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलके बना है, एक है मोनो तो दूसरा है सेकेराइड्स। मोनो जो होता है उसका मतलब होता है एक और सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा, यानी कि एक शर्करा इसे कहा जाता है। मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं यह हमारे पोषण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। पाचन की क्रिया के बाद हमारे शरीर में आपने कार्बोहाइड्रेट किसी भी रूप में खाई है, भली वो स्टार्च हो, भली वो ग्लाइकोजन हो, भली वो डाइसेक्राइड का कोई भी रूप हो या मोनोसेक्राइड का कोई भी रूप हो ग्लूकोज के अलावा, है ना, भली वो गैलेक्टोज हो या वो फ्रक्टोज हो, वो सभी फाइनली या अंतिम रूप से ग्लूकोज में बदल जाता है। यानी हमारे शरीर में किसी भी रूप में कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण किया जाए वह ग्लूकोज में फाइनली बदल जाता है। मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो दो वर्गों में विभाजित किए गए हैं, एक होती है एल्डिहाइड समूह की शर्करा और जिसे CHO कहते हैं, और इसको डिटेल में मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, कल के लेक्चर में। और दूसरा होता है कीटोन समूह की शर्करा जिसे कि हम CO कहते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन होता है यह दोनों तरफ से दूसरे दो कार्बन अणुओं से जुड़ा हुआ होता है, जबकि ये जो कार्बन है एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मोनो तथा डाई जो शर्करा है ना, इसके नाम के अंत में ओस शब्द लगा रहता है, जैसे ग्लूकोज, है ना, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, इस तरीके से इसके अंत में ओज शब्द का प्रयोग किया जाता है। मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं फल व सब्जियों में बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। यह स्वाद में मीठे होते हैं,
जल में घुलनशील होते हैं और साथ ही में रवेदार होते हैं। और यही गुण कल आपने शर्करा के अंदर भी पढ़ा था। अब हम बात करने जा रहे हैं मोनोसेक्राइड में सबसे पहले ग्लूकोज की। ग्लूकोज जो होता है ये शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है। हमने कहा मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम इकाई है और ग्लूकोज जो है सब में सबसे ज्यादा सरलतम इकाई होती है। और हमारे शरीर में जितना भी आप किसी भी रूप में कार्बोहाइड्रेट को खा रहे हो वो फाइनली ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है। इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है डेक्सट्रोज शुगर या डेक्सट्रोज शर्करा, या इसे रक्त की शर्करा भी कहा जाता है, या इसे हम अंगूर की शर्करा भी कहते हैं क्योंकि यह अंगूर में बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। हमारे ब्लड में या रक्त में जो ग्लूकोज होता है उसका जो सामान्य स्तर होता है या सामान्य मात्रा होती है वो होती है 80 mg यानी 80 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। यानी 100 ml ब्लड के अंदर 80 मिलीग्राम अगर ग्लूकोज उपस्थित है तो इसका मतलब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वह नॉर्मल होता है। पर जब कभी भी इसकी मात्रा 100 मिलीग्राम से अधिक बढ़ जाती है, मतलब 80 टू 100 तक फिर भी हम नॉर्मल मान लेते हैं, पर 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होने के बाद उसे हम मधुमेह रोग कहते हैं। यानी मधुमेह रोग से क्या तात्पर्य हुआ? हमारे ब्लड में जब कभी भी ग्लूकोज का स्तर जो होता है अधिक हो जाता है तो उसे मधुमेह रोग कहा जाता है। इसको डिटेल में बच्चों जब 5th यूनिट आएगी और मधुमेह की बीमारी आएगी तब और अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। अब एक नीचे लाइन लिखी हुई है, करंट कार्बोहाइड्रेट कॉइन ऑफ बॉडी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ग्लूकोज जो होता है हमने कहा शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है, यानी वो बिना पाचन किए या हमारे शरीर में उसका डाइजेशन नहीं होता है या पाचन की क्रिया नहीं होती और डायरेक्टली हमारे शरीर को ऊर्जा देने लग जाता है। और जब कभी भी हमें इंस्टेंटली एकदम से ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस व्यक्ति को पानी में ग्लूकोज मिला के दे दिया जाए तो उसको एकदम से ऊर्जा मिलती है और वो व्यक्ति अच्छा फील करता है। उदाहरण स्वरूप बच्चों, जैसे कभी आपके स्पोर्ट्स होते हैं या आप कभी व्रत वगैरह करते हो और कमजोरी आ जाती है, या आप दौड़ के आए और आपको कमजोरी लग रही है, उस समय पर 3 चम्मच ग्लूकोज जो होता है आपने पानी में मिलाया और उस व्यक्ति को दिया तो उसको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, वो अच्छा फील करेगा। और इसी चीज के कारण से इसे कहा जाता है करंट कार्बोहाइड्रेट कॉइन ऑफ बॉडी, यानी तुरंत ऊर्जा देने का काम किया जाता है जिससे कि थकावट या कमजोरी जो महसूस हो रही है इसको दूर किया जा सके। इसीलिए जब बुखार के समय व्यक्ति को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है पर वो खा नहीं पा रहा है, या ऐसी दूसरी बीमारियां जिसमें कि उसको ऊर्जा की तो अधिक आवश्यकता है पर वो खा के फूड स्टफ को उतनी ऊर्जा नहीं ले पा रहा है, तब इंसुलिन सॉरी ग्लूकोज के द्वारा उसको ऊर्जा दी जाती है। पर यह ध्यान रखा जाता है कि वो व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर नीचे एक और चीज समझाई हुई है, जब भी हमारा भोजन शरीर में पचता है तो हमने कहा उसका एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। जितना भी कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो किसी भी रूप में खाते हो उसका एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज। इसके अलावा प्रोटीन और फैट भी फाइनली ग्लूकोज में टूट जाते हैं तो हमारे रक्त में जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। जैसे ही सामान्य व्यक्ति में या सामान्य इंसान में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है सामान्य स्तर से अधिक होने लगेगा तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है जो कि हमारे अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है, यह इंसुलिन हार्मोन ब्लड में आता है और एक्स्ट्रा जितना भी ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ये ग्लाइकोजन जो है हमारे लीवर और हमारी मसल्स यानी यकृत और मांसपेशियों में जाके संग्रहित हो जाते हैं और इसी कारण से ग्लाइकोजन को संग्रहित रूप कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट का,
मानव या जानवरों के अंदर यानी प्राणिज के अंदर। जब कभी भी हम खाना कम खाते हैं, जैसे व्रत के समय में, और हमें कमजोरी लग रही है क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया है, तो उस समय पर जो यकृत के अंदर और मांसपेशियों के अंदर ग्लाइकोजन उपस्थित है, यह वापस से उल्टी क्रिया के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और ऊर्जा देने का कार्य करता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब कभी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अधिक हो रहा है तो इंसुलिन स्रावित हो रहा है और ये इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। जब हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होती है तो यह विपरीत क्रिया के द्वारा वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें ऊर्जा देने का कार्य करेगा। मधुमेह का जो व्यक्ति होता है बच्चों, जिसे डायबिटिक पेशेंट कहा जाता है, डायबिटीज का मरीज कहा जाता है, उसमें इस इंसुलिन का जो स्त्रवण होता है वह नहीं हो पाता है, या फिर हो तो पा रहा है पर वो ब्लड तक नहीं पहुंच पाता है। इस कारण से इंसुलिन जो होता है वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, यानी ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है और हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इस बढ़ी हुई मात्रा को ही हम मधुमेह रोग कहते हैं। और इसके लिए व्यक्ति को इंसुलिन के या तो इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं या फिर उसको हाइपोग्लाइसेमिक जो ड्रग्स या दवाइयाँ होती है वो लेनी पड़ती है। यह इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको कौन से टाइप का डायबिटीज है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना अधिक रहता है। अब हम बात करेंगे फ्रक्टोज या सेकंड मोनोसेक्राइड की। जो फ्रक्टोज होता है बच्चों, इसे हम फल शर्करा भी कहते हैं या लिविलोज भी कहते हैं। यानी कि फ्रक्टोज जो है यह सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है। आप एक ग्लूकोज का पानी पीते हो तो आपको मीठा नहीं लगता है, परंतु वही शक्कर घोल के पानी पीते हो तो मीठा लगता है ना? तो आप शक्कर को ज्यादा मात्रा में पानी या दूध में घोल के नहीं पी सकते हो। प्लस जो शक्कर होती है, हम आगे पढ़ेंगे, वो डाइसेक्राइड होती है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है ऊर्जा देने में, परंतु जो ग्लूकोज होती है वो कम मीठी है फ्रक्टोज से, है ना? और साथ में जल्दी से ऊर्जा दे रही है क्योंकि सबसे सरलतम रूप है कार्बोहाइड्रेट का, है ना? तो कम मीठी होने के कारण से हम पानी में उसको 4 चम्मच भी घोल लेंगे तो वह उतना मीठा पानी को नहीं कर पाता है और आप ज्यादा मात्रा में इसको घोल पाते हैं और वो फिर आपको तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। यह जो होता है ग्लूकोज की फ्रक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज की अपेक्षा 2 गुनी ज्यादा मीठी होती है। शहद जो होता है, शहद में इसकी मात्रा जो है संपूर्ण ठोस पदार्थ जो होता है उसकी लगभग आधी होती है। गन्ने के रस में, मीठे फलों में, चुकंदर आदि में ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज भी पाया जाता है। फ्रक्टोज जो होता है वो कीटोन समूह का उदाहरण होता है, जबकि ग्लूकोज जो होता है वो एल्डिहाइड समूह का उदाहरण होता है। अब हम बात करेंगे गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज जो है तीसरा मोनोसेक्राइड है और पोषण की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, परंतु यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे बच्चों ग्लूकोज आपको पाउडर फॉर्म में अलग से मिल रहा है, प्योर ग्लूकोज है ना, जो ग्लूकॉन डी वगैरह आप लाके यूज करते हो वो, इसी तरह से फ्रक्टोज भी मिल जाता है पर गैलेक्टोज आपको नहीं मिलता है, यानी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है। इसे दुग्ध शर्करा कहा जाता है। दुग्ध शर्करा से क्या मतलब हुआ? दूध के अंदर उपस्थित होती है। जब मैंने आपको दूध पढ़ाया था तब मैंने कहा था दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोज के रूप में होता है। यह जो लैक्टोज होता है वह डाइसेक्राइड होता है, यानी 2 अणु मोनोसेक्राइड के जुड़ के बनता है। उसमें से एक अणु जो होता है वो गैलेक्टोज का होता है और इसी कारण से दूध के लैक्टोज में उपस्थित होने के कारण से इसे दुग्ध शर्करा कहा जाता है। गैलेक्टोज ही इस कारण से एक ऐसी शर्करा है जो वनस्पति जगत में नहीं पाई जाती है, यानी सारी शर्कराएं आपकी जो है वनस्पति जगत में पाई जाती है, परंतु गैलेक्टोज नहीं होती है, यह प्राणिज स्रोत यानी कि दूध में उपस्थित होती है। यहाँ पर एक और वर्ड दिया गया है बच्चों,
गैलेक्टोसेमिया वर्ड। व्हाट इज गैलेक्टोसेमिया? कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो गैलेक्टोज होता है, जब वो दूध लेते तो उस गैलेक्टोज को वह पचा नहीं पाते हैं, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं, सहायक एंजाइम, उनकी मात्रा उनके अंदर कम होती है। यानी कि उनके रक्त में गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ने लगती है और इसे हम गैलेक्टोसीमिया बीमारी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम इन तीनों की संरचना के ऊपर कि क्या थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। हमने कहा कि तीनों में कार्बन एटम 6 हैं, परंतु फ्रैक्टोज एल्डो शुगर बताई और मैंने ग्लूकोज और गैलेक्टोज फ्रैक्टोज कीटो शुगर बताई और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मैंने आपको एल्डो शुगर बताई है। तो कार्बन 6 है तो इसका हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन भी 6 है। तो क्या तीनों में फर्क है, ये हमें नेक्स्ट स्लाइड के द्वारा पता चले। इस स्लाइड में कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेक्राइड्स के तीनों जो रूप है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, उनकी संरचना को समझाया हुआ है। यहाँ पर बताया हुआ है उसकी जो रासायनिक सूत्र है, जो कि C6H12O6 है, वो तीनों के लिए सेम है, परंतु उनकी संरचना में भिन्नता के कारण इसकी प्रॉपर्टीज या इसके गुणों में परिवर्तन पाया जाता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की। इसमें 6 जो कार्बन के एटम है एक चेन में दिए हुए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट कार्बन एटम है, इसकी जो 4 संयोजकता है वह आपकी जो पूर्ण हो रही है 2 हाइड्रोजन के जुड़ने से और एक OH ग्रुप के जुड़ने से, यानी 3 संयोजकता तो ये हो गई और चौथी के द्वारा ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। अब ये जो दूसरा कार्बन है ये एक तरफ हाइड्रोजन से, दूसरी तरफ OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, और एक तरफ यानी चौथी तरफ जो है वो वापस से थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। थर्ड कार्बन जो है इसकी 2 संयोजकता दूसरे कार्बन और चौथे कार्बन से पूर्ण हो रही है, और जो बाकी की संयोजकता बची है या बंध बचा है वो हाइड्रोजन और OH ग्रुप से जुड़ रहा है। इसी तरह से सेम फोर्थ के लिए भी है और फिफ्थ के लिए भी है। और लास्ट जो छठा कार्बन है उसमें यह जो अपनी संयोजकता को पूर्ण कर रहा है वह एक कार्बन नीचे वाले से, एक हाइड्रोजन से और डबल बॉन्ड O से, यानी कि 2 बंध यहाँ पर एक साथ आ रहे हैं और इसी को हम CHO को ही हम कहते हैं एल्डिहाइड समूह। अब हम बात करेंगे गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज के अंदर ग्लूकोज से सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि इसके अंदर जो तीसरा कार्बन है उस तीसरे कार्बन में OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है, जबकि ग्लूकोज में ये ग्रुप जो है वो राइट साइड में पाया जाता है। गैलेक्टोज भी ग्लूकोज की तरह से एक एल्डिहाइड शुगर होती है। इसमें बाकी सारी चीजें जो है या बाकी सारी जो इसकी संरचना है वो बिल्कुल एज इट इज ग्लूकोज की तरह से है। अब हम आते हैं फ्रक्टोज के ऊपर। फ्रक्टोज जो होता है वह आपको पता है कीटो शुगर होती है, यानी C डबल बॉन्ड O होता है और उस वाले कार्बन के दोनों तरफ जो है आपका कार्बन और कार्बन उपस्थित होता है। तो अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। पहला जो कार्बन है इसकी जो 2 बंध हैं वह हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और तीसरा बंध OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और चौथा जो होता है वह दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। यह जो दूसरा कार्बन है एक तरफ H है, OH है। तीसरा कार्बन जो है वह दूसरे और चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है, साथ में H और OH ग्लूकोज की तरह से जुड़ा हुआ है। फोर्थ कार्बन जो है वो एज इट इज आपके थर्ड कार्बन जैसे एक तरफ कार्बन से, दूसरी तरफ भी कार्बन से, एक तरफ OH ग्रुप से और एक तरफ H से जुड़ा हुआ है। फिफ्थ जो कार्बन होता है उस पे आपका डबल बॉन्ड O पाया जाता है, यानी फिफ्थ कार्बन दोनों तरफ तो कार्बन से जुड़ा हुआ है और 2 बंध जो है इसके ऑक्सीजन से जुड़ने के काम में आ रहे हैं। और लास्ट वाला जो कार्बन है उसमें जो है आपके 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, यानी 2 बंध यहाँ पे आ रहे हैं, तीसरा बंध OH से जुड़ने में काम आ रहा है और चौथा बंध आपका जो 5वां कार्बन था उससे जुड़ने में काम आ रहा है। और C डबल बॉन्ड O की वजह से इसे कीटो शुगर कहा जाता है, जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में
HO ग्रुप होता है। इस वजह से इसे एल्डिहाइड शुगर कहा जाता है। यानी तीनों का रासायनिक सूत्र तो समान है C6H12O6, पर तीनों की रासायनिक संरचना जो होती है वह भिन्न भिन्न होती है। और इसके साथ ही हमारा जो यह आज का टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसेक्राइड्स, वह समाप्त होता है। कल की क्लास में हम डाइसेक्राइड्स के बारे में बात करेंगे कि डाइसेक्राइड्स किसे कहते हैं और इसके अंदर कौन कौन से पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।